नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द्विवेदी प्यारी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गबन का तीसरा भाग। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने सुना, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जालपा और रमानाथ। जालपा के जीवन में गहनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर उसके पति रमानाथ की आर्थिक स्थिति उसकी गहनों की अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ है। गहने चोरी हो जाने पर जालपा जीवन से निराश हो जाती है और हर सुख से मुंह मोड़ लेती है। रमानाथ उसकी दशा पर ग्लानि से भर उठता है और नौकरी के लिए फिक्रमंद हो अपने दोस्त रमेश बाबू से मदद मांगता है, जो उसे अपने ही म्युनिसिपल कार्यालय में नौकरी दिलवा देते हैं। पर ये आमदनी गहने बनवाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो रमानाथ कर्ज लेकर गहने बनवाने का विचार करने लगता है और रमेश बाबू से सर्राफ के पास चलने को कहता है, जिस पर रमेश बाबू कर्ज लेकर गहने बनवाने की प्रवृत्ति की घोर निंदा करते हैं एवं रमानाथ को भी ऐसा न करने की सलाह देते हैं। उनके विचारों को जानने के बाद रमानाथ कर्ज लेकर गहने लेने के विचार को छोड़ देता है। अब आगे, कहीं वह जल्दी रुपया ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रामानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में ये आदत कहाँ से आ गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूं उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद न लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर के हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। ये कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। ये डींग मारना तब शोभा देता है जबकि नियत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था, पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए।
यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया, बुद्धू है। लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पूछे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आएगा वो जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था, जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ, ना किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है ये शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूं। क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है। जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है, उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का ये फल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान, मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर, ईश्वर, मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे ये बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से ये दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तौला जा रहा था। मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, ये बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों, कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे ना लिखना चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। ये कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। ये कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर गिरने लगीं। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता है, उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है।
अपनापन दिखाने की ये आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूं प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीजें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। ये तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे ये ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने सिंचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तलल्ले खर्च हो जाता है। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम न लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ ही इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी ना जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज। गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए। दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं। बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज? कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक? रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों हार दिखाई देता हूँ। जो आपको पसंद आए ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब। इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं। जी लोट पोट हो गया। क्या सफाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट! कैसी आबताब! उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था, 100 रुपए से ज्यादा उधार न लाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में 300 रुपए थे। सोचा, अगर ये हार ले गया तो जालपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं कि वो देखते ही भड़क उठे। ये जड़ाऊ हार उसके गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्र मणिरंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है। अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, ये समझ लीजिए।
शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आधा चीज और दिखाऊं? एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है। देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना तो। और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मूड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूं। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा दीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बन गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपए तो कारीगर की सफाई के इनाम है। यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ, है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें 2 सुंदर मखमली केसों में रख कर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। जल्दी में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई दोनों चीजें छीन न ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नहा किधर से आया। 2-4 मिनट देर ही में पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए? रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। ये कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बात कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने के लिए बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। अब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूं। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कह कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी। समझ गई रमा ने शरारत की थी।
मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो। क्या लाए? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगीं। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिला जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में लगाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले ये हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए न कहूंगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने? जालपा, जरा अम्मा को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर ये न कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे कली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा चला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो न लीजिएगा, देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है आज आप ही के हाथों बोनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की ना कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं। बाबूजी भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था
और दूसरा कानों की रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थीं। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे। वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ीं और उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर कै आने लगती है। न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थीं। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं है? अम्मा जी, तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी? आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही न पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी? मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा? क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है। अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों? जालपा ने ये शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें? आप जाकर लौटा आइए। जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता? जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, न लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में न पड़ो। जालपा को स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था। रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायत नजरों से देखकर बोली, लौटा दो। रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया। मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में सोचेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी, वह आज रमा की मात्र भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है। उसकी सामर्थ्य ही क्या है? न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था। ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी। अब जरा तुम पहनो, देखूं।
जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही हैं, तो वह क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम उन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह न दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। ये सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गंवार लोग इसकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह न देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का ये मूल सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का? जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपए। रमानाथ, यहाँ भी चूकी, 150 मांगता है। जालपा, जट्टू है कोई, हमें इन दामों लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी। फिर वह 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वह 850 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दे दो, नहीं चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊं? जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चूनी चूना आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कहे देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपए कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा,
अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीजों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीजें ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान से न उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नगद है। उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। जालपा, कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया हो। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाई लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों न कहा। वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं ना लूंगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहां से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है। मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गईं। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए न देने पड़ेंगे? जालपा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती, जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो और वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो।
जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा ना सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो है नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न रही। वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्राभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे दो घंटे गा बजा कर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी। उसका मुंह जोहता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है ये देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रूप रंग में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लिवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी। किंतु अवस्था के साथ रमा का ये लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उभोजित करती थी। जालपा रूपहीन काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बिठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ न होगा। ये क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक्की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों बाद वह समय भी आया जब रमा और जालपा संध्या समय पार्क में
साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो? रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा, मैं तो मारे शर्म के गड़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख ले? रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है, जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से फायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है, इसकी साड़ी तुमने देखी, ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, ये तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं। जालपा, क्या ये जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें। रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता था कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थीं। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में भी उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे। बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का। साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया, दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था इन चीजों का काम नहीं है। 150 से कम की ना होंगी। रमानाथ, 150? इतना फजूल खर्च में नहीं हूं। जालपा, 150 से कम की ये चीजें नहीं है। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है, मेरे रुपए वसूल हो गए। जालपा, सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए। रमानाथ, सच बता दूं, 135 रुपए, 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, ये 150 ही हुए, मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था। मगर ये सब रुपए अदा कैसे होंगे। उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनूं। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा। वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ। इन चीजों को लौटाओ। रमा ने प्रेम पूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा।
उसने उन चीजों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदुभूषण एडवोकेट, हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। 6 महीने पहले वह कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेंपते हुए कहा, जी हाँ, म्युनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहां 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थीं, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थीं कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्ग की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठी, दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी। दूर से बैठे तमाशा देखते रहे, लेकिन जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा। आज के भाग में इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में। नमस्कार।